हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन के एमसीक्यू जो आपके आने वाले जेई और एई एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड द रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज 10 raised to the power -6 ohm meter inverse. The electron and hole mobility are respectively 0.85 and 0.04 meter square per volt second. What is the intrinsic carrier concentration at the room temperature? यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन यानी NI की वैल्यू निकालनी है रूम टेम्परेचर पे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आपको ये दी हुई है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की 0.85 और होल्स की 0.04। तो ये चीजें आपको गिवन है और हमें NI की वैल्यू यानी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालनी है रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सबसे पहले अपन कंसेप्ट और सॉल्यूशन देखते हैं। अब अपन इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेंसिटी निकालने के लिए, कैरियर डेंसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल का, रो इक्वल टू NIQ ब्रैकेट में म्यू एन प्लस म्यू पी। यहाँ पे रो सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी है, NI है इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी जो हमें फाइंड आउट करना है, Q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एन है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यू पी है मोबिलिटी ऑफ होल। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम NI निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सारी वैल्यू पता है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में रो हमें दिया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल 10 raised to the power -6 ओम मीटर इनवर्स। तो रो की वैल्यू हमें दी हुई है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है जिनकी वैल्यू ये दी हुई है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है होता है 1.6 × 10 raised to the power -19 कूलाम। तो ये सारी वैल्यू हमें दी है और NI हमें निकालना है। तो सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहाँ पे आ गया 10 raised to the power -6 NI मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised to the power -19। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी NI की वैल्यू आएगी 7 × 10 raised to the power 12 पर मीटर क्यूब। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम? इनमें से एल्यूमिनियम का एलॉय कौन सा है? एल्यूमिनियम का एलॉय है इनमें से हिंडेलियम। आपने देखा भी होगा आपके घर में जो बर्तन यूज किए जाते हैं वाइट मेटल के, जिन्हें हम एल्यूमिनियम की पैन या एल्यूमिनियम की कढ़ाई कहते हैं, वो एक्चुअली हिंडेलियम के होते हैं। हिंडेलियम बेसिकली एल्यूमिनियम का एक एलॉय होता है जिसमें एल्यूमिनियम के साथ साथ क्रोमियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन ये सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो वो जो बर्तन होते हैं वो हिंडोलियम के होते हैं और ये एक एल्यूमिनियम का एलॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू एन इनकैंडेसेंट लैम्प CFL ऑफर अप्रोक्सीमेटली डैश सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। अगर हम इनकैंडेसेंट लैम्प से CFL को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की सेविंग किसमें ज्यादा है? तो बेसिकली जो CFL होते हैं वो उनका जो रेट होता है, परचेस रेट होता है, वो हमारे इंसिडेंस लैम्प से बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो सेव करते हैं 70 से 80% इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। तो ये D इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है, A CFL has a higher purchase price than an incidence lamp, but can save over 5 times its purchase price in electricity cost over the lamp life। जो CFL है उनका परचेज प्राइस तो ज़्यादा होता है लेकिन उनकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग कॉस्ट 70 से 80% होती है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ऑफ स्टेपिंग मोटर एट हाई स्पीड इज कॉल्ड
जो ऑपरेशन होता है स्टेपिंग मोटर का हाई स्पीड में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्विलिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, इन अ ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज। जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कितना रेजिस्टेंस होता है? तो वो होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्योंकि अगर आपने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा तो ट्रांसफॉर्मर कुछ इस टाइप का होता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग ऐसी होती है, यहाँ मान लीजिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है के कारण ये कनेक्ट होती है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट। अगर ये डायरेक्टली कनेक्ट होती तो रेजिस्टेंस कम होता, लेकिन ये डायरेक्टली आपस में कनेक्ट नहीं होती। फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है जिसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस का लॉ फॉलो होता है ट्रांसफॉर्मर में। इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, डी करेक्ट ऑप्शन है। अब क्यों होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। Since the primary and secondary winding are not connected with each other, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होती, one can say there exists the resistance of infinite ohm, इसीलिए उनमें इनफाइनाइट ओम का रेजिस्टेंस होता है। ये वाइंडिंग एक दूसरे से मैकेनिकली कनेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती। अपन कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से मैकेनिकली कनेक्ट है लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय। नेचुरल ड्राफ्ट कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये ड्राफ्ट मतलब क्या होता है। तो जो फ्लो होता है कोल्ड एयर का, यानी ठंडी हवा के जो झोंके आते हैं उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट। लेकिन जो नेचुरल ड्राफ्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है चिमनी के थ्रू। स्टीम इंजन से प्रोड्यूस नहीं होता, फैन से भी नहीं होता, एग्जॉस्ट फैन से भी नहीं होता। चिमनी से जो बहुत ज्यादा ठंडी हवा के झोंके चलते हैं, बहुत तेज तेज, वो चिमनी से प्रोड्यूस होते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेचुरल ड्राफ्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ चिमनी। अब ये नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है यहाँ पे वो बताया है। ए ड्राफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए चिमनी ड्यू टू the difference of density between hot gases inside the chimney and cold atmosphere outside it। अब ये नेचुरल ड्राफ्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो आपको मालूम है कि जो चिमनी होती है उसके अंदर गर्म हवा भरी होती है, हॉट गैसेस होती हैं, और चिमनी के बाहर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल कोल्ड एयर होती है उसके एटमॉस्फेयर में। तो ये जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसके कारण जो ड्राफ्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल ड्राफ्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इनमें से कौन सा रीजन इनकरेक्ट? तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, जैसा मैंने आपको बताया वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो ये करेक्ट है। नो लॉसेस, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी आइडल चीज की बात करते हैं तो उसमें कोई भी लॉसेस नहीं होंगे। अगर आप प्रैक्टिकल की बात करो तो उसमें लॉसेस होंगे, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। जीरो लीकेज फ्लक्स होता है, क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो इसमें लीकेज फ्लक्स भी जीरो होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है। रॉन्ग कौन सा है? जीरो परमेबिलिटी। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। In an ideal transformer, it is assumed that entire amount of flux get linked with secondary winding, that there is no leakage flux। जो ideal transformer होते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जितना फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड हुआ पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक हो जाता है, कोई भी फ्लक्स लीकेज नहीं होता। तो जीरो फ्लक्स लीकेज ये सही है। और 100% एफिशिएंसी होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, क्योंकि उसमें कोई भी लॉसेस भी नहीं होते। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर डज नॉट हैव एनी लॉसेस, तो नो लॉसेस ये भी करेक्ट है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? जीरो परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द रीजन फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज एमंग डिफरेंट यूनिट ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर? जो हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर होते हैं उसके डिफरेंट यूनिट में अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रीजन है? तो उसका रीजन होता है स्टेयर कैपेसिटेंस। उनमें स्टेयर कैपेसिटेंस लगे होते हैं जिनके कारण
अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सस्पेंशन इंसुलेटर में। अब ये सस्पेंशन इंसुलेटर कहाँ लगाए जाते हैं, तो अगर आपने ये पढ़ा होगा, जो हमारी हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनमें हम इस टाइप के इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करेंट काज्ड बाय स्टेयर कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, द वोल्टेज इज नॉट इक्वली शेयर्ड बिटवीन द यूनिट इन ए सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग। कई बार ऐसा होता है कि जो वोल्टेज शेयरिंग होती है सस्पेंशन इंसुलेटर में कि पूरी यूनिट में वो उसकी शेयरिंग अनइक्वल रहती है, और वो अनइक्वल क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेयर कैपेसिटेंस, स्टेयर कैपेसिटेंस के प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंट इलेक्ट्रिकल रिलेज। इलेक्ट्रिकल रिले किसने इन्वेंट किए, तो बेसिकली जोसेफ हेनरी ने इलेक्ट्रिकल रिलेज इन्वेंट किए थे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, जोसेफ हेनरी इन्वेंटेड इलेक्ट्रिकल रिले, He was an American scientist. जोसेफ हेनरी ने इलेक्ट्रिकल रिले इन्वेंट किए। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिकल रिले इन्वेंट किए हैं 1835 में। एंड दिस रिले वॉज मेड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी। और ये रिले बनाए गए थे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी के कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 3 फेज 50 हर्ट्ज फुल कन्वर्टर द रिपल फ्रीक्वेंसी इन आउटपुट वोल्टेज इज। जो 3 फेज फुल कन्वर्टर होते हैं उसके आउटपुट वोल्टेज की रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम रिपल फ्रीक्वेंसी को आउटपुट वोल्टेज की, तो रिपल फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट वोल्टेज, इसका फॉर्मूला है m मल्टीप्लाइड बाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी fs हो गई। m हमारा कहलाता है टाइप ऑफ पल्स कन्वर्टर, किस टाइप का पल्स कन्वर्टर है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आउटपुट वोल्टेज की रिपल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अपन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दिया है इट इज ए 3 फेज फुल कन्वर्टर। ये एक 3 फेज फुल कन्वर्टर है, AC टू DC कन्वर्टर। तो वो कहलाते हैं 6 पल्स कन्वर्टर। इनमें 6 पल्सेस होती हैं। तो नंबर ऑफ पल्सेस कितनी हो गई, m इक्वल टू 6। सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी है, यहाँ पे देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की दी हुई है। तो fs की वैल्यू भी हमें पता चल गई, तो हम f0 निकाल सकते हैं। f0 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये हमारा आ जाएगा 300 हर्ट्ज। तो D इसका करेक्ट आंसर है। इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम इज। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन कितना होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो वो होता है द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन। क्योंकि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में किसी अदर सब्सटेंस की डोपिंग कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल जाता है। जो माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग कंसंट्रेशन के। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए इसका पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर in an extrinsic semiconductor under equilibrium condition is inversely proportional to the doping concentration. Next, the data in the RAID is divided into। RAID में डेटा हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो RAID में हम डेटा स्ट्रिप्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अब व्हाट इज RAID, RAID क्या होती है, कैसे हम डेटा डिवाइड करते हैं RAID में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो RAID का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। RAID is a way of storing the same data in different place on multiple hard disk or solid state device to protect data in the case of drive failure। अगर मान लीजिए हमारी ड्राइव फेल हो जाती है तो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम RAID की हेल्प से डेटा को डिफरेंट जगह में सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में या मल्टी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। तो ये कहलाता है RAID।
और किस टेक्निक पे बेस्ड है वो यहाँ पे दिया है, डिस्क स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीसीएन। पीसीएन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो पीसीएन स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल नेटवर्क। ए प्रोसेस कंट्रोल नेटवर्क इज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क लेयर that is part of the industrial automation network in process industries. Next, a three-phase induction motor with a synchronous speed of 1000 rpm develops 5 mechanical horsepower at 935 rpm. What is the starter input? If the starter loss is 400 watt, अपन को स्टार्टर का इनपुट फाइंड आउट करना है। स्टार्टर के लॉसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्पीड यहाँ पे दी हुई है, ये सारी चीजें दी हैं, हमें स्टार्टर इनपुट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले अपन कंसेप्ट समझते हैं इसका। पावर कैसे इंडक्शन मोटर में फ्लो होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से हम स्टार्टर इनपुट देते हैं, यहाँ स्टार्टर कॉपर प्लस कोर लॉसेस हो जाते हैं, यहाँ से हमारा रोटर इनपुट जाता है, रोटर में भी कुछ लॉसेस होते हैं, फिर रोटर आउटपुट हमें यहाँ से मिलता है, इसमें कुछ मैकेनिकल लॉसेस होते हैं, और यहाँ से हमें शाफ्ट पावर आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, स्टार्टर इनपुट पावर को हम P से डिनोट करते हैं। तो जो स्टार्टर इनपुट आपने दिया उसमें स्टार्टर कॉपर लॉस और कोर लॉस हो गए, तो इनको हम कहते हैं स्टार्टर लॉसेस। रोटर इनपुट हमारा क्या होगा? रोटर इनपुट हमारा क्या हुआ? स्टार्टर इनपुट में से जब हम स्टार्टर लॉसेस को माइनस कर देंगे तो हमें रोटर इनपुट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम रोटर इनपुट निकाल, वो है हमारा P माइनस स्टार्टर लॉसेस। ठीक है, और अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो वो कहलाता है 3I2 का स्क्वायर R2 अपॉन S, जहाँ पे S हमारी कहलाती है स्लिप, S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। रोटर कॉपर लॉसेस अगर हमें फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ से जब रोटर में इनपुट जाएगा तो रोटर के कॉपर लॉसेस भी होंगे और कोर लॉसेस भी होंगे। तो कॉपर लॉसेस कितने होंगे इसमें, वो हम फाइंड करते हैं कि रोटर में कितनी स्लिप है, S मल्टीप्लाइड बाई रोटर इनपुट, P इन कहलाता है रोटर इनपुट। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा, तो S कैंसिल हो जाएंगे, हमें ये मिलेगा। क्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट हमें कितना मिला, ये हमारा यहाँ से रोटर आउटपुट आएगा तो ये मैकेनिकल लॉसेस होंगे, तो हमें मैकेनिकल आउटपुट कितना मिलेगा, तो इनपुट माइनस कॉपर लॉसेस, P इनपुट माइनस कॉपर लॉसेस करेंगे तो हमें ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट मिल जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द रोटर इनपुट, रोटर कॉपर लॉसेस, ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट, इन तीनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1:S:1 माइनस S। तो ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखिए ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट PG हमें दिया है 5 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट होते हैं। तो PG इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 746 जब हम करेंगे तो हमें वॉट में ये वैल्यू मिल जाएगी, हॉर्स पावर से वॉट में कन्वर्ट कर ली तो हमें ग्रॉस मैकेनिकल पावर आउटपुट मिल गया। अब स्टार्टर लॉसेस हमें दिए हैं 400 वॉट, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। सिंक्रोनस स्पीड हमें दी है क्वेश्चन में NS 1000 rpm, और रोटर स्पीड दी है 935 rpm। तो ये आपको दिया है तो आप स्लिप निकाल सकते हो, S इक्वल टू 1000 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला हमें पता है NS माइनस NR अपॉन NS होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हमने S की वैल्यू, स्लिप की वैल्यू निकाल ली। अब रोटर का इनपुट हमें निकालना है, तो रोटर इनपुट क्या होता है, P इनपुट इज इक्वल्स टू PG अपॉन 1 माइनस S। तो यहाँ पे देखिए रोटर इनपुट हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, यहाँ पे हमने यही किया है। रोटर इनपुट P इन इक्वल टू PG अपॉन 1 माइनस S। तो PG हमें दिया हुआ है, मैकेनिकल पावर आउटपुट ये 5 हॉर्स पावर, जिसको हमने वॉट में कन्वर्ट कर लिया है PG, तो ये PG हो गया 1 माइनस S की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये हमारा P इनपुट निकल आया, रोटर इनपुट निकल आया। हमें क्या चाहिए, स्टार्टर इनपुट चाहिए। स्टार्टर इनपुट निकालने के लिए P इक्वल टू P इन प्लस स्टार्टर लॉसेस, हमने कितना इनपुट दिया और उसमें कितने लॉसेस हुए
वो अगर हम ऐड कर दें तो हमारी स्टार्टर इनपुट निकल आएगा। तो P इनपुट हमारा कितना है, P इनपुट हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया रोटर का इनपुट। और स्टार्टर लॉसेस कितने हुए थे, 400 वॉट, ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। दोनों को ऐड किया तो हमारे ये आ गया। इसको हम किलोवाट में लिख सकते हैं, 4.4 किलोवाट। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो मे भी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। एक बार आप फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, कंसेप्ट समझिएगा, इनपुट क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर किया है, तो वो भी एक बार आप अपने से देखना, समझना। ठीक है, जैसे जैसा मैंने बताया है। उसके बाद आप जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजीली आपको बन जाएगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस जब आप लगाओगे तो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू मीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्यू मीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो क्यू मीटर बेसिकली सीरीज रिजोनेंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, क्यू मीटर इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। एट सीरीज रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू टाइम ऑफ द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। अप्लाइड इनपुट वोल्टेज के क्यू टाइम वोल्टेज हमें कैपेसिटर के अक्रॉस मिलता है, इसीलिए इसको क्यू मीटर कहते हैं। Thus we can measure the value of Q directly by connecting a voltmeter across the capacitor। और हम Q की वैल्यू को डायरेक्टली वोल्ट मीटर की हेल्प से कैपेसिटर के अक्रॉस मेजर कर लेते हैं। तो ये टोटल आपके 15 टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाले जेई और एई एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इस बार जो मैं देख रही हूँ वो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके रिलेस से रिलेटेड हैं, या फिर इस टाइप के जो नेटवर्क क्यू मीटर्स इनसे रिलेटेड हैं। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीएलसी है, स्कैडा है, ऑटोकैड, मैटलैब, और टेक्निकल में अपन के जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर अपन डिजिटल की बात करें तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सल गेट के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बूलियन मिनिमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले टॉपिक्स बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो इसी टाइप की मैं और सीरीज आगे बनाऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा क्या आप इस टाइप की आगे सीरीज देखना चाहते हो। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा, तो मैं इस टाइप के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें मैं मिक्स्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगी। ठीक है, और किस टाइप के वीडियो आप देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ और जूनियर्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि वीडियोज़ में जितने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं और व्यू होते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।